हाय दोस्तों, मैं सतीश सोल्यो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अयस्क और अयस्क के प्रकार को। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर की अगली यूनिट में या अगले पार्ट में क्या, धातु का संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना और धातु संक्षारण का मतलब होता है धातुओं का नष्ट होना। तो धातुएं नष्ट किस प्रकार होती हैं, तो आपको पता होगा जब हम किसी धातु को खुले में छोड़ दें, खुले का मतलब हवा में, तो वो हवा और नमी से क्रिया कर कर नष्ट होने लगती है। जैसे आप लोहे की रॉड या आयरन रॉड जिसको कहते हैं या छड़ कहते हैं, बाहर पड़ी हुई देखे होंगे, कुछ समय बाद वो उसकी चमक क्या होती है, खो जाती है। तो धातुओं का हवा और पानी से क्रिया कर कर नष्ट होना क्या कहलाता है, धातु संक्षारण कहलाता है। ठीक है ना। अब बात आती है धातु को नष्ट होने से बचाने के उपाय, मतलब धातु संक्षारण, धातु संक्षारण रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। तो भाई आप क्या करते हैं घरों में, घर में जो धातुओं की चीजें होती हैं आपके पास, उसको कैसे बचाते हैं आप। तो आपने देखा होगा हर समय त्योहार के समय में हम क्या करते हैं, दीपावली हो गई या कोई भी त्योहार हो गया या शादी विवाह हो गए, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो लोहे की रेलिंग या दरवाजे या खिड़कियां होते हैं उसको खुरुच कर उस पर हम क्या चढ़ा देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। तो पेंट चढ़ाकर हम धातुओं को नष्ट होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो पहला हमारा उपाय हो गया क्या, धातु पर पेंट चढ़ाकर, पेंट चढ़ाकर। अब दूसरी पॉइंट को हम देखते हैं। दूसरी पॉइंट हमारी क्या है, आपने देखा होगा कुछ तो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हम पेंट चढ़ा नहीं सकते, जैसे चारा काटने वाली मशीन हो गई, या कोई आपका क्या हो गया, संसाधन हो गया, जैसे गाड़ियां हो गई या प्रयोग में आने वाली और मशीनरी हो गई, उसमें तो हम पेंट लगा नहीं पाते उसके कल पुर्जे में। तो हम क्या लगाते हैं वहां पर, ग्रीस और तेल। ग्रीस और तेल लगा देने के कारण जो धातुएं होती हैं वो हवा के संपर्क में और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती, क्योंकि उनके ऊपर किसकी कवर चढ़ जाती है, तेल या ग्रीस की। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, धातु को बचाने के लिए धातु के ऊपर, ठीक है ना, धातु पर किसका किसका लेप लगा सकते हैं, तेल का और या तो फिर किसका, ग्रीस का लेप लगा सकते हैं। ठीक है ना, धातु पर तेल या ग्रीस लगाकर। अब ध्यान देते हैं कुछ और बातों पर। तो ये कौन सी बातें हैं, तो अब इसे जानिएगा। आपने देखा होगा घर में जो तार होते हैं, तार देखे हैं ना, बिजली के तार, तो तार तो अंदर धातु के होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जब हम कवर चढ़ा देते हैं रबड़ का या प्लास्टिक का, तो क्या होता है कि वो खराब होने से बच जाते हैं। अगर वही तार आप छील कर कुछ दिनों के लिए रख देंगे ना, तो उसकी चमक, जो अंदर वाली धातु है उसकी चमक खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब धातु पर किसके कवर चढ़ाकर, प्लास्टिक या रबड़ के कवर चढ़ा बचा सकते हैं उसे। धातु पर प्लास्टिक या रबर का कवर चढ़ाकर, आई बात समझ में। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा घरों में जो शादी विवाह में बक्से मिलते हैं, या घर पर आपके पास होंगे, जरूरी नहीं है भाई आपकी शादी में ही मिले, तो जो बक्से होते हैं उन पर जंग नहीं लगता, जबकि वो लोहे से बने होते हैं। तो क्यों नहीं लगता लोहे पर जंग उस बक्से के, तो उसे देखते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं यसद लेपन। अब ये यसद लेपन क्या होता है जिससे उसे बचाया जाता है, तो यसद लेपन, यसद लेपन या तो इसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। देखिए इस विधि में क्या होता है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। मतलब जो बक्सा होता है उसमें जो आयरन प्रयोग में लाया जाता है लोहा, उस पर किसकी परत रहती है, जिंक की। और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को ही हम क्या कहते हैं, यसद लेपन। अब अगली पॉइंट है हमारी पांचवी, ध्यान से समझिएगा। आपने साइकिल की रिन को देखा होगा, जब नई नई साइकिल आती है आपकी, तो उस पर जो
चमकदार परत चढ़ी होती है उसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वो सारी चमक गायब हो जाती है और वहां पर लाल भूरे रंग का जंग लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई? तो आपने देखा होगा जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो जो चमकदार परत होती है वो घिस जाती है, छूट जाती है। तो जो अंदर लोहा होता है जिसके ऊपर वो परत चढ़ाई गई होती है वो लोहा बाहर आ जाता है और उस लोहे पर हवा और पानी का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए रिन पर क्या लग जाता है, जंग। अब बात ये आती है कि लोहे पर परत किसकी चढ़ाई जाती है? तो लोहे पर निकिल की, वो जो साइकिल की रिन है उस पर निकिल की पॉलिश की जाती है या परत चढ़ाई जाती है। चढ़ाने को क्रोमियम की भी चढ़ा सकते हैं, तो ये जान लीजिएगा। अब इसी विधि को हम क्या कहते हैं, वैद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत लेपन। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में होता है अधिक क्रियाशील धातु पर, अधिक क्रियाशील धातु पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाना, कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाना। अब यही क्या कहलाता है आपका वैद्युत लेपन। आई बात समझ में? और हमने एग्जाम्पल में किसे देख लिया, लोहे के रिन पर निकिल की परत चढ़ाई जाती है। अब अगला उपाय देख लेते हैं जिसके द्वारा हम धातु को नष्ट होने से अर्थात संक्षारित होने से बचा सके। वो है आपका मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर। अब मिश्र धातु बनाकर हम कैसे बचा सकते हैं धातु को? तो जरा सोचिएगा, मैंने आपको बताया था कि तांबे की जो वस्तुएं होती हैं, चाहे वो कोई बर्तन हो या तार हो, वो कुछ दिन बाद अपनी चमक को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो तांबा तो नष्ट हो जाता है, तो तांबे को बचाने के लिए, ठीक है, उसमें जब हम जिंक मिला दें तो बन जाती है एक हमारी धातु का मिश्रण, ठीक है ना। वो मिश्रण कहलाता है पीतल। मतलब तांबे को और जिंक को जब गलाकर मिलाया जाता है तो उससे जो मिश्रण प्राप्त होता है वो होता है पीतल। और पीतल पर देखेंगे आप तो हवा और पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो क्रिया थी जिसके द्वारा हमने पीतल को बनाया दो धातुओं से, कौन कौन सी धातु, तांबा था आपका और जिंक था। तो जिंक और तांबे के मिलने से जो हमने पीतल बनाया वो पीतल हमारा कहलाता क्या है, मिश्र धातु, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा, मिश्र धातु। अब परिभाषा क्या होती है मिश्र धातु की? तो दो या अधिक धातुओं को या अधातुओं को गलाकर मिलाने से प्राप्त समांग मिश्रण। जब हम उन्हें गलाकर मिला देंगे अच्छी तरीके से तो जो हमें प्राप्त होगा मिश्रण, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका, पीतल। पीतल किससे किससे बनता है भाई? मैंने अभी बताया आपको, कापर और जिंक के मिलने से बनता है। कापर कितना होना चाहिए? तो 70% होना चाहिए और जिंक आपका कितना होना चाहिए, 30%। वैसे तो कंपनियां अलग अलग परसेंटेज मिलाकर कर सकती हैं, 60-40 भी कर सकती है, मतलब कापर 60% और जेडन आपका 40%, या तो फिर कापर 80% और जेडन कितना 20%। ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना होता है, 70 और 30%। ठीक है, मेरी उम्मीद है धातु के संक्षारण और उसको बचाने के उपाय को आपने समझ लिया होगा। अब मिश्र धातु क्या होती है, मैंने अभी बताया, जब दो या अधिक धातु या अधातु को हम गलाकर मिला दें तो जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। अब बात ये आती है कि मिश्र धातु बनाते क्यों हैं। तो जरा सोचिएगा, मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपसे, क्या आपके घर में प्रयोग होने वाले आभूषण शुद्ध सोने के हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा जो आपके घर में आभूषण प्रयोग किए जाते हैं पहनने में, क्या वो शुद्ध सोने के बने हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 22 कैरेट सोना होता है उसमें और 2 कैरेट के आसपास या तो कापर रहता है या तो चांदी रहती है। ठीक है,
और जबकि सोने की शुद्धता कितनी कैरेट की होती है? 24 कैरेट की होती है। और जो हम आभूषण पहनते हैं वो जनरली कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट सोना होता है और उसमें 2 कैरेट क्या होता है? कॉपर और चांदी, दोनों में से कोई एक। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो आभूषण बनाया गया उसमें 22 भाग सोना है और 2 भाग क्या है आपका? कॉपर या चांदी। अब बात समझ में आ गई कैरेट की। अब देखिएगा, लेकिन जो हमारे आभूषण होते हैं उनकी कठोरता, उपयोग के आधार पर उनको कहाँ पहनना है, उन पर कितना भार या दाब पड़ेगा, उसके आधार पर सोने की कैरेट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया तो नहीं जाता, घटाया जाता है। तो 22 कैरेट के बजाय 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट और 14 कैरेट वाले सोने के आभूषण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जितना तांबा या चांदी मिलाते हैं सोने की कठोरता बढ़ जाती है। आपको तो पता होगा सोना नर्म होता है। तो ये बात हो गई किसकी? सोने की। अब इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें ये पता चलता है कि जो धातुएं होती हैं, जो नर्म धातुएं हैं, उनको मिश्र धातु बना देने पर उनकी कठोरता बढ़ जाती है। एक फायदा तो ये हो गया हमारा कि कठोरता को बढ़ाने के लिए ना, कठोरता को बढ़ाने के लिए दूसरा हमारा क्या होगा? अब जरा ध्यान से सोचिएगा। तांबे की जो वस्तुएं होते हैं वायु में खुली छोड़ देने पर काली पड़ जाती हैं, लेकिन वही तांबे से जो पीतल बनाया जाता है, उस पीतल का जब हम प्रयोग करते हैं उसके बर्तनों का, तो वो तो काला नहीं पड़ता। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो आपको पता होगा, जिंक रहता है और उसमें साथ में ही कॉपर रहता है, और कॉपर की परसेंटेज कितनी होती है? 70, और जेडेन की परसेंटेज कितनी होती है? 30। ठीक है, तो इसीलिए जो तांबे के पीतल के जो बर्तन होते हैं वो संक्षारित नहीं होते। ठीक है, तो हवा और पानी से बचाने के लिए भी मिश्र धातु को बनाया जाता है। तीसरी पॉइंट जान लीजिएगा, आप देखिएगा जैसे लोहे से बने हुए पात्र जो होते हैं वो कुछ समय बाद जंग लगकर खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ी मात्रा में 0.05%, ठीक है ना, जितना आप लोहा लेंगे उसमें कितना? 0.05%, जब कार्बन को मिला देते हैं तो वो बदल जाता है स्टील में। और स्टील बनने के कारण, मतलब जब लोहे से क्या बन जाती है आपकी? स्टील, जिसे इस्पात कहा जाता है, तो उसकी कठोरता और वायु और नमी के कारण उसके नष्ट होने के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए स्टील जल्दी खराब नहीं होती। क्यों नहीं खराब होती? क्योंकि वो अब किस रूप में है? मिश्र धातु के रूप में है। कौन? लोहा। तो लोहे की जब मिश्र धातु स्टील बनाई जाती है तो उसका संक्षारण रुक जाता है। अब बात कर लेते हैं अन्य गुणों की, ठीक है ना। तो देखते हैं चौथा गुण। जो धातुओं के मिश्र धातु बनाए जाते हैं उनमें भोजन, खाना ये सब रखने पर रासायनिक क्रियाएं नहीं होती। ठीक है ना, रासायनिक क्रियाएं न होने का मतलब कि उसमें कोई पदार्थ विषाक्त नहीं होता। तो इसीलिए मिश्र धातु के जो बर्तन बनाए जाते हैं उसमें आप भोजन रख देंगे, खाद्य पदार्थ रख देंगे तो वो खराब नहीं होंगे। जबकि धातुओं के साथ रख देने पर बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जो क्या हो जाती हैं? उस पदार्थों के रखे जाने पर खराब हो जाती हैं। तो ये थे आपके किसके गुण? मिश्र धातु के गुण। तो अब देखते हैं कुछ मिश्र धातुओं के संगठन और उपयोग के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो पहला उदाहरण इसमें लिया गया है वो है आपका पीतल। पीतल के विषय में मैंने अभी बताया था कि कॉपर उसमें कितना होगा? 70%, और जिंक कितना होगा आपका? 30%। और इसका उपयोग किस काम में किया जाएगा? तो बर्तन, तार और पुर्जे बनाने में किया जाता है। पीतल का उपयोग मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है, ये जानते रहिएगा, मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा। दूसरा क्या है आपका? कांसा। कांसा क्या होता है? किसका किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर। देखिए संगठन का मतलब होता है वही मिश्रण, किससे बना है, ठीक है ना। तो कॉपर 88%, और यशयन का मतलब होता है टीन। यशयन 50 परमाणु क्रमांक होता है, ये कितना होना चाहिए? 12%। तो 88% कॉपर और जब 12% टीन को मिलाकर बनाते हैं तो वो क्या बनता है? कांसा। और कांसे का क्या बनाया जाता है? बर्तन, मूर्तियां और
सिक्के, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा रोल्ड गोल्ड। इसे झूठा सोना भी कहते हैं, ठीक है ना, नकली सोना भी कहते हैं। इसमें कॉपर कितनी होती है 90% और एल्यूमिनियम कितनी होती है आपकी 10%। कुछ बुक्स में आपको ये 95% और ये 5% मिलेगा, तो आप जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा कर लीजिएगा ना। वैसे तो 90 और 10 का होता है, अगर कहीं पर 95 5 दिया है तो आप वही कर लीजिएगा। उपयोग किस में किया जाता है, तो आभूषण बनाने में किया जाता है और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग, रोल्ड गोल्ड का। अब बात कर लेते हैं गन मेटल की। गन मेटल नाम से ही पता चल रहा है इसकी बंदूकें बनेंगी भाई। तो देखिए इसमें परसेंटेज कितना होता है कॉपर का 88%, और साथ में 10% क्या होती है आपकी टीन होती है, और 2% आपका क्या होता है जिंक होता है। मतलब गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण होता है। इससे बनाई क्या जाती है आपकी गन बनाई जाती है, हथियार वही जो आपके तलवार जैसे हो गए उनकी बात हो रही है, और पुर्जे मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं। अगला हमारा दिया जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या होता है, किसका मिश्रण होता है, तो आप देखिए कॉपर कितना 50%, जिंक कितना 35% और निकिल कितना 15%। जब इन तीनों को मिलाया जाता है तो आपका क्या बनता है जर्मन सिल्वर, और इनसे बनाई किए जाते हैं बर्तन और मूर्तियां। एक क्वेश्चन यहीं पर नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, तो ऑप्शन में आपको चांदी देगा, ये 3 होंगी और साथ में चांदी देगा। तो ध्यान रहे जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, सिल्वर का मतलब चांदी। ये नहीं कि सिल्वर दे दिया तो आप ट्रिक कर देंगे, सिल्वर ही नहीं होती, ये जानते रहिए। अगला है आपका फास्फर ब्रांज। फास्फर ब्रांज किसका किसका मिश्रण है भाई, कॉपर का कितना 85%, टीन 13% और फास्फोरस 2%। मतलब कॉपर 85, टीन 13 और फास्फोरस 2% अगर हम मिलाएंगे तो वो बनेगा फास्फर ब्रांज। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, एंटीना बनाने में। अब एंटीना का मतलब क्या होता है, वो रेडियो के जो एरियल आप खींचते हैं ना बाहर की तरफ, जिससे पकड़ता है चैनल वैनल, तो वही क्या है आपका एंटीना। तो इस तरह उम्मीद है आपको ये महत्वपूर्ण है मिश्र धातुएं समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बढ़िया से। ये मुख्य क्या है मिश्र धातुएं हैं और ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं।